Hello guys, a great welcome to my channel. This is UGC Education Paper 2. So here I'm welcoming you. I'm Kanchan Gupta. So before starting this session, please like this session and जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यस, तो आज जो है गुजरात सेट की सीरीज चल रही है जिसमें यस गुजरात सेट की सीरीज चल रही है जिसमें वी हैव कवर 2002 से लेकर अभी तक हमने 2000 जो है 10 तक के पेपर्स को कवर अप कर लिया है। आज जो हम कवर कर रहे हैं वो है 2011 का पेपर। सो बिफोर गोइंग फर्दर आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए सेशन को। चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो ऐप पे जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है ARF माइलस्टोन एजुकेशन। दिस इज द ऐप नेम। यहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों ही चीज़ें एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन सिर्फ उसके लिए आपको करना पड़ेगा ऐप को डाउनलोड अपने प्ले स्टोर से। द नेम इज JRF माइलस्टोन एजुकेशन। सो चलिए मूविंग ऑन। विच इज द नैरोएस्ट नोशन ऑफ एजुकेशन? का सबसे नैरोएस्ट नोशन क्या है? हम एजुकेशन पढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ये है इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन। बस सिर्फ इन्फॉर्मेशन को इम्पार्ट कर देना सबसे नैरोएस्ट मीनिंग आता है। ठीक है, गहन चिंतन कुछ नहीं है इसमें। सेकेंड आता है द नेचर ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। का नेचर क्या है? नेचर है एनालिटिकल। एजुकेशनल फिलोसफी का जो नेचर है, देखिए ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है कि इसमें से क्या हो सकता है प्रिस्क्रिप्टिव। अगर इसका हिंदी अनुवाद हम करें तो क्या ये प्रिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्राइब किया हुआ, एम्पेरिकल है, एक्सपीरियंस बिल्कुल एम्पेरिकल होता है, एक्सपीरियंस से आती है, एप्लीकेबल भी होती है, एनालिटिकल एनालिसिस भी होती है। तो यहाँ पे आंसर लगा लेना सी। What is the educational implication of secularism as constitutional value? हमें secularism के बारे में बताना है। वो सेक्युलर, हमारा जो भारत देश है वो एक सेक्युलरिज्म है जहाँ पर हर एक को अपना धर्म का पालन करने की आज़ादी है। ऑल द रिलीजन्स शुड बी ऑल द रिलीजन शुड बी टॉट। पढ़ाया जाना चाहिए। स्टूडेंट शुड नॉट हेट एनी रिलीजन। नेशनल करिकुलम शुड नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलीजन कंपोनेंट। इसमें आपको क्या लगता है, क्या सही होना चाहिए? सी। यस, व्हाट इज द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन? क्या होगा? ये होगा नेशनल करिकुलम जो होता है शुड नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलीजन कंपोनेंट। जो हम नेशनली करिकुलम को स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर रिलीजन का कंपोनेंट यानी कि भेदभाव और या सुपीरियोरिटी ऑफ रिलीजन नहीं होना चाहिए। Why does teacher, educator, why does teacher, educator need to study philosophy? क्यों एक टीचर को फिलोसफी पढ़ने की जरूरत पड़ती है? टू बी अ बेटर क्लासरूम टीचर के लिए, या टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशनल फिलोसफी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, या टू डेवलप द मेच्योर पेडागोजिकल जजमेंट्स के लिए? श्योर पेडागोजिकल जजमेंट ही इज द करेक्ट आंसर है कि हमें, हम जो पेडागोजी, मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी पूछा था कि पेडागोजी, व्हाट डज पेडागोजी मीन्स? पेडागोजी इज द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। हम आर्ट ऑफ टीचिंग, हम कैसे पढ़ाते हैं, किन मेथड्स को लेके, किन सोच को लेकर हम अपने मेथड्स का डिसीजन कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग का, तो वही हमें मेच्योरली जज करना है। तो ये फिलोसफी हमारी हेल्प करती है। नाउ फिर डायलेक्टिक मटीरियलिज्म is the philosophical premises. Dialectic materialism. बेसिकली ये जो है मटेरियलिज्म के ऊपर जो बात होती है वो कार्ल मार्क्स ने एंड फ्रेडरिक एंगल्स ने जो है ये थ्योरी दी थी, जिसके अंदर अगर हम पढ़ें कि इज नथिंग मोर देन द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है ऑफ द यूनिवर्स का। क्या है? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल गया होगा। द आंसर इज येस, मार्क्सिज्म। क्योंकि मटेरियलिज्म की बात की है तो यहाँ पे आएगा मार्क्सिज्म। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटाफिजिकल एम? आपको बताना है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल डील विद द रियलिटी। तो आपको क्या लगता है, गुड लाइफ को करना, कैरेक्टर बिल्ड करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना? क्या लगता है आपको इसमें?
करेक्ट आंसर, जो मेटाफिजिकल एम होता है हमारा कि रियलिटी क्या है लाइफ की, तो वो होता है सेल्फ रियलाइजेशन। आ जाओ सेवेंथ पे। डैश इज अगेंस्ट बुकिश नॉलेज, बुकिश नॉलेज के बुकिश बुकिश नॉलेज के अगेंस्ट कौन सा इज्म रहा है? तो बुकिश नॉलेज के अगेंस्ट रहा है नेचुरलिज्म, बिकॉज उन्होंने नेचर की बात की है कि जो भी बच्चा सीखेगा वो नेचर से सीखेगा। इस्लामिक एजुकेशन जो है डज नॉट प्रेफर कि हमारी इस्लाम में किस तरह की एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन में क्या प्रेफर नहीं करता है, तो वो आता है सर्च फॉर अल्टीमेट ट्रूथ। यहाँ पीस की बात, ब्रदरहुड की बात, प्योरिटी की बात हो जाती है, लेकिन प्रोफेस, लेकिन यहाँ पे सर्च फॉर अल्टीमेट ट्रूथ। Which of the following is the educational implication of logical empiricism? Logical empiricism, ये भी एक आउटलुक था, ये भी एक फिलोसॉफिकल आउटलुक था, जिसके फादर रहे इसमें भी काफी लोगों ने इसका जो है ये टर्म सर्कल, इसमें एक वैन सर्कल बनाया गया था जो इस सोच को आगे तक ले जाना चाहते थे। और इसको लॉजिकल एम्पिरिसिज्म को लॉजिकल पॉजिटिविज्म का भी नाम दिया गया था बाद में चल के। यस, सो मैथमेटिक्स मस्ट बी कंपल्सरी सब्जेक्ट। अगर हम कहें लॉजिकल जो पॉजिटिविज्म है, जिसने हमें ये कहा कि साइंटिफिक नॉलेज ही है ओनली रैशनल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज इज ओनली रैशनल नॉलेज, और जिसमें जो मीनिंगलेस चीजें हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पॉजिटिविज्म एक थ्योरी थी फिलोसफी की, जिसमें ऑल नेचुरल फिनोमेना जो बेस्ड होता था वो पॉजिटिव नॉलेज पे या एम्पिरिकल साइंस पर बेस्ड होता था, जो कि साइंस ने वेरीफाई किया, दैट इज ऑल पॉजिटिव। और अगर वो पॉजिटिव जो साइंस ने प्रूव कर दिया है और वो लॉजिकल है, तो यहाँ चीजें समझी, इसलिए एम्पिरिसिज्म का नाम दिया। तो लैंग्वेज एनालिसिस लीड्स टू द एप्रोप्रिएट नॉलेज, केयरफुल स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस और एब्स्ट्रैक्ट टू थिंकिंग हेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन द लर्नर्स। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर है इसका आंसर है यस। तो हमने एक्सपीरियंसेस से गेन किया है, एम्पिरिसिज्म इज कम आउट ऑफ द एक्सपीरियंसेस। इसे की वर्ड्स को हमें समझना है। टेंथ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, द टीचर हु फेमिलराइजेस, द टीचर हु फेमिलराइज करती है हिज स्टूडेंट्स को विद प्रिडिकेमेंट ऑफ द लाइफ से। इसका हिंदी अनुवाद अगर आप समझे तो जो शिक्षक अपने छात्रों को जीवन की दूरदशा से परिचित कराता है, जीवन के लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में टीचर बताता है। कौन बताता है? टीचर बताता है। तो वो कौन है? तो लाइफ की, इंडिविजुअल की लाइफ से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा एग्जिस्टेंशियलिस्ट टीचर है, जो कि स्टूडेंट्स को जो है ये प्रिडिकेटमेंट ऑफ द लाइफ के बारे में बताता है। चलिए, हु बिलीव्स इन द मैटर एंड स्पिरिचुअलिटी बोथ एज अ रियलिटी, कौन समझता है स्पिरिचुअलिटी? औरबिंदो, यस, श्री औरबिंदो। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज्म द वर्ल्ड कैन बी अंडरस्टूड, जब अकॉर्डिंग टू द बुद्ध, बुद्ध के नाम से आप हमेशा एक कीवर्ड लगा के चलना, अष्टांगिक मार्ग, है ना। मिजरीज जो इन्होंने लाइफ के मिजरीज के बारे में बताया, और इन्होंने एक दिया था लॉ ऑफ पोजेशन, लॉ ऑफ पोजेशन। अब ये थ्योरी क्या कहती थी? लॉ ऑफ पोजेशन जो थी, इसके मतलब हम लोग क्या समझते हैं? कॉजेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट का, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब समझते हैं हम इसमें, जहां पर एक्ट दैट प्रोड्यूस द इफेक्ट, जहां पे कोई भी एक्शन हमारा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इन पर्सनल इंजरी केसेस, ये टर्म कहती थी, इंडिकेट करती थी कि अ थिंग राइजेस फ्रॉम और इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कंडीशन, मतलब प्रोड्यूस किसी ना किसी कारण से होती है और इसका इफेक्ट पड़ता है। कर्म का, हेतु का, जो हम कॉजलिटी की बात भी होती है इसमें,
लॉ ऑफ डिपेंडेंट की बात भी होती है, जिसमें डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी इन्होंने एक टर्म दी थी, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की टर्म भी बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन की कॉजिटी में आता है, जिसमें द सिस्टम ऑफ थॉट क्या कहता है कि एवरीथिंग हैज बीन कॉज्ड इनटू एग्जिस्टेंस, एवरीथिंग जो है कॉज्ड है, कॉज्ड मतलब कारण है, उसकी एग्जिस्टेंस में कोई ना कोई जो भी चीज इंसान आई है उसमें उसका कारण छिपा हुआ है, नथिंग हैज बीन क्रिएटेड, कोई भी चीज जो है वो एक्स निहिलो नहीं आई है, मतलब एमलेस नहीं आई है। दिस इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ कैन बी रीबर्थ विदाउट अ बिलीफ इन अ सोल, तो कैसे एक रीबर्थ होगा अगर उसके अंदर सोल नहीं है, तो यानी कि उनका जो जन्म हुआ है किसी ना किसी कारण से हुआ है, डिपेंडेंट ओरिजिन, समथिंग टू हैपन और एग्जिस्ट, राइट। नाउ नॉन डुअलिस्ट जो फिलोसफी स्ट्रांगली बिलीव करती कि वन नॉन डुअलिस्ट, डुअलिस्ट मतलब डुअलिस्ट होता है दो, और नॉन मतलब जो दो नहीं है, मतलब वो फिलोसफी दो चीजों पे विश्वास नहीं रखती है। वन अल्टीमेट गोल होता है उन लोगों का, नॉन कॉन्ट्रोडिक्टिंग एम्स होते हैं, या इंडिविजुअल्स जो है कैन फॉलो देयर ओन पाथ्स, इंडिविजुअल अपने खुद के पाथ को फॉलो करता है, या द वर्ल्ड एंड द गॉड बोथ शुड बी रियलाइज्ड थ्रू एजुकेशन, के थ्रू रियलाइज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका, yes, the correct answer is the one, only one ultimate goal रहता है, कोई second thought इसमें नहीं आता है, right? Okay, so move on to the next one, that is the 14. Yes. Yes. Just a second. Which is the primary group, which is the primary group of the society, का सबसे primary group क्या होता है, वो होती है family। सबसे पहला हमारा जो ग्रुप जहाँ हम सीखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, क्लास कास्ट इंटरेक्शन या हॉबीज, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे नॉट रिलेटेड द एजुकेशनल। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी में इंटरेक्शन, कास्ट, हॉबीज इज द आंसर। हॉबीज जो है वो, देखिए सोशियोलॉजी की बात हो रही है, हॉबीज जो होती है वो इंडिविजुअल होती है, पर्सनल हॉबीज होती हैं, तो यहाँ हॉबीज करेक्ट लगाना, नॉट पूछा है। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज आर इंटेंडेड टू, जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हम कोई फेयर सिस्टम चाहते हैं, कोई फेयर जो है सिस्टम को प्रोवाइड करना चाहते हैं, आयरन आयरन आउट सोशल डिस्क्रिमिनेशन चाहते हैं, या रियलाइज द गोल ऑफ द एगलिटेरियन सोसाइटी को रियलाइज करना चाहते हैं, प्रोवाइड द एजुकेशन फॉर ऑल, ये इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वन, हम एक फेयर सिस्टम चाहते हैं एजुकेशन का, सबको एजुकेशन मिले। नाउ द सोशल थिंकर्स इक्वेट द एजुकेशन विद, जो एक सोशल थिंकर्स होते हैं जो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं, वहाँ के नॉर्म्स डिसाइड करते हैं, इक्वेट करते हैं, इक्वल करते हैं एजुकेशन को किस चीज़ के साथ, जेंडर लर्निंग के साथ, इंस्टीट्यूशन लर्निंग के साथ, इंडिविजुअल लर्निंग के साथ, या प्रोफेशनल लर्निंग के साथ। यहाँ पर जो लर्निंग होती है वो होती है इंस्टीट्यूशन लर्निंग। सोशल थिंकर्स, चलिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, equity of educational opportunities, equality of educational outcomes and equity of outcomes, क्या है positive, positive discrimination mean, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है जब पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मतलब हैप्पीली वो इस डिस्क्रिमिनेशन से हैप्पी हो, द मेन डिफरेंस की पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट किया गया है, तो यह आएगा बी। जब हम इक्विटी देते हैं ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आपसे डिस्क्राइब किया था कि मान लीजिए दो तरह के लोग हैं, एक रिच मान लो, ठीक है, एक पुअर मान लो, ठीक है, अगर आप मॉनिट देखिए दोनों को ही अपॉर्चुनिटीज चाहिए, लेकिन इसको मॉनेटरी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, अगर ठीक है इसको हमें ज्यादा, तो हमें दोनों को ही एक जॉब जो है हम दोनों को ही दे रहे हैं, लेकिन पुअर के पास पैसा नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं, ताकि स्कॉलरशिप देते हैं ताकि क्या हो, ये जो है उस जॉब को पाने के हकदार हो, या उस एजुकेशन जो है कोर्स को लेने के लिए इक्विटी रखी जाती है कि जिसके पास जो नहीं है उसको दिया जाए, डिस्क्रिमिनेट, ये इक्विटी ही इज द करेक्ट आंसर। जब हम
अपॉर्चुनिटी जिसके पास नहीं है उसको प्रोवाइड करना। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ सोशल मॉडर्निटी। सोसाइटी में जब मॉडर्निटी आती है उसमें से कौन सा नहीं है? हाई राइज बिल्डिंग बनना, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड शो करना। डेमोक्रेटिक मतलब ब्रदरहुड की वाला एटीट्यूड शो करना, वेल कंस्ट्रक्टेड रोड्स या वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसमें से जो नहीं है इंडिकेटर, जब हाई राइज बिल्डिंग होती है या कंस्ट्रक्टेड रोड्स होती हैं या अच्छे नेटवर्क्स होते हैं तो हम इसको किससे जोड़ते हैं? मॉडर्निटी से जोड़ते हैं, है ना? इसका आएगा बी आंसर। जो ऑड वन आउट करके देखोगे तो शायद आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। 20 पे द सिस्टम डायरेक्टेड वन सिंगल पर्सन। जब एक सिस्टम एक आदमी चलाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटो। दिस इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। 21 पे आ जाओ। 21, जो सोशल चेंज है, सोशल चेंज प्राइमरली मीन्स, सोशल चेंज का क्या मतलब आता है? चेंज इन द लाइफ स्टाइल। किसी इंसान के लाइफस्टाइल में चेंज आना, चेंज इन फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल इन द सोसाइटी, सोसाइटी में फिजिकल फैसिलिटीज में चेंज आना, हैबिट्स ऑफ द चाइल्ड। सोशल चेंज रिलेट किस चीज से करता है? जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस में आ रहा है। यस यस यस, डी इज द करेक्ट आंसर। जो चेंज हमारी सोशल इंस्टीट्यूशंस में आता है उस चेंज को हम प्राइमरली सोसाइटी चेंज कहते हैं, सोशल चेंज कहते हैं। थ्रू सोशलाइजेशन ऑफ द, जब हम बात करते हैं कि थ्रू सोशलाइजेशन इंडिविजुअल में क्या बात करते हैं कि हम चाहते हैं डेवलप एफिलिएटिव टेंडेंसीज टुवर्ड्स अदर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। इसका हिंदी अनुवाद अगर सब कहते हैं कि अन्य व्यक्तियों और समूहों के प्रति में संबंधता की प्रवृत्ति को विकसित करता है, एक अच्छा संबंध बनाने में, इसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। या एक इंडिविजुअल को जब अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है, अन्य समूहों के प्रति किसी बिना शर्त के आप वो स्वीकृति विकसित करते हैं। या हम थर्ड में एक व्यक्ति को अन्य लोगों और समूहों ग्रहों से बचाते हैं, प्रीजुडियस विचारों से बचाते हैं। या डेवलप द बोथ एफिलिएटिव एंड अनकंडीशनल टेंडेंसीज। यस, सारी चीजें ही आपस में क्लोज सही है, लेकिन जिसने सारी चीजों का समूह बांध दिया, जिसने सारी चीजों को एक ही लाइन में लेके आ गया, वो था डी। ठीक है, चलो। 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ कल्चर। इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट यानी कि विशेषता नहीं है एक कल्चर की? राइट, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? एट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे गुण। तो यहाँ पे शेयर्ड होना, शेयरिंग कल्चर में होता है। ट्रांसमिटेबल होना, ट्रांसमिट होना चाहिए कल्चर। जन्मजात होना, दिस इज करेक्ट आंसर। जन्मजात का कल्चर से कोई लर्न, कल्चर लर्न करते हैं। इसको करेक्ट आंसर लगाएंगे इननेट। 24, द टर्म सोशल स्टार्टाफिकेशन। सोशल स्टार्टाफिकेशन को हम बोलते हैं स्तरीकरण, स्तर में बात देना, स्तरीकरण। क्या बोलते हैं? स्तरीकरण। क्या होता है इसमें? कोई अनस्ट्रक्चर्ड, बिल्कुल ही सोशल इनइक्वालिटीज होते हैं। वेरी क्लोज, दिस इज स्टार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है पिछले जो है पिछले ईयर्स में भी, मतलब इससे जो पहले के हमने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी किए थे उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। सोशली में जो स्टार्टाफिकेशन बनता है, यानी कि सोसाइटी में जो डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रेस है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट वेल्थ है, एजुकेशन है, ये सब चीज़ें जो हमारा सर्टिफिकेशन में आती है वो क्या है? सोशल इनइक्वालिटी का अनस्ट्रक्चर्ड रूप है, या अनस्ट्रक्चर्ड सोशल इक्वालिटी है, या स्ट्रक्चर्ड सोशल इनइक्वालिटी है, या स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोशल इक्वालिटी है। स्ट्रक्चर्ड सोशल इक्वालिटी। जैसे अगर हम इस टर्म को समझें, इसके अगेंस्ट वाली टर्म को, स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी, स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी की टर्म को समझें, इसमें ये बोला जाता है कि एक कैटेगरी के जो पीपल होते हैं, एक कैटेगरी के जो पीपल होते हैं, मतलब एक ही कास्ट के जो पीपल होते हैं, उनमें अनइक्वल स्टेटस होता है? नहीं, नहीं।
तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड जो होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें इक्वल होता है, मतलब जैसे अगर अपर, मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर वेल्थी पीपल जो हैं, जो इलाइट्स पीपल होते हैं, उसमें सारे ही स्ट्रक्चर्ड है जैसे ये, उसमें सारे ही अमीर लोग होते हैं, रिच पर्सन होते हैं। तो सोशल इक्वालिटी, वो अपनी इक्वालिटी समझते हैं, उसका डी आप करेक्ट लगा। स्ट्रक्चर्ड होती है, और स्ट्रक्चर्ड होती है और सोशल इक्विटी होती है। ठीक है, काफी गुड क्वेश्चन था ये वाला। what is helpful to know the socialization of pupil, क्या हेल्प करता है सोशलाइजेशन में, क्या अचीवमेंट ऑफ सोशल साइंस को अचीव कर लेना, पेरेंटल स्टेटस, नॉन अकेडमिक इंटरेक्शन या प्रेस्टीज। ये नॉन अकेडमिक। 25 26 पे एजुकेशनल साइकोलॉजी जब हम कहते हैं सीक्स टू प्रोवाइड द सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशंस, जब भी हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं बच्चों की तो हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं, एक्सेप्ट व्हाट ऑफ एजुकेशन, हाउ ऑफ एजुकेशन। व्हाट ऑफ मतलब शिक्षा का क्या, हाउ, वाई एंड व्हेन, इनमें से कौन से क्वेश्चन का आंसर हमें साइकोलॉजी नहीं है। हमें देती है वाई ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन क्यों है, इसका साइकोलॉजी नहीं देती, लेकिन क्या है, कैसे है और कब है, इसका आंसर हमें साइकोलॉजी दे देती है। 27, टीचर शुड बी सेंसिटिव, टीचर एक सेंसिटिव होनी चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेके, जो उसके क्लासरूम में रहते हैं बच्चे, उनके प्रति थोड़ा बहुत वो क्या हो, सेंसिटिव हो। तो इस फीलिंग का, इमर्जिंग फीलिंग का एट्रीब्यूट है, ये है सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का। ये तो बहुत ही सिंपल था। एक टीचर जो है सोसाइटी अपने क्लासरूम में क्या बना के रखती है, सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को। 28, टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव बी वन सिग्निफिकेंट अचीवमेंट एज ऑफ शूट ऑफ डैश स्कूल ऑफ थॉट। संख्यात्मक व्यवहारों का अगर हम वर्गीकरण करें, तो टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव का, डैश विचारधारा के स्कूल की एक शाखा के रूप में उपलब्धि है, तो दिस वन इज द बिहेवियरिस्टिक। है, बिहेवियरिस्टिक के बाद जब जो है जब बच्चे बिहेवियर के थ्रू समझते थे या एनवायरनमेंट को कांटेक्ट में लाते थे, उसके बाद कॉग्निटिव का ऑफशूट हुआ, है ना। आ जाओ, अरेंज करना है यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन को अरेंज करना है तो उसका करेक्ट आंसर आएगा यस। सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग, ये आएगा सबसे पहले फर्स्ट। उसके बाद आता है एप्लीकेशन, देन उसके बाद आएगा एनालिसिस एंड देन लास्ट आता है सिंथेसिस। तो आप ये इसका ए बी सी क्लियर। 30, द फिनोमिनन ऑफ फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग का जो फिनोमिना था थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, किसने बताया था हमें, एबिस्कस ने बताया था, उन्होंने बताया था, थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। एबिस्कस जो थे उनको उन्होंने दिया था फॉरगेटिंग कर्व। इसमें उन्होंने ये बताया, पीपल टेंड टू कॉन्टिन्यूली हाफ देयर मेमोरी ऑफ न्यूली लर्न, की जो आपकी नई लर्निंग होती है उसमें सिर्फ हाफ ही वो आगे ले जा पाते हैं। ठीक है, और मैटर ऑफ डेज एंड वीकली वो थोड़ी थोड़ी क्या होती है, कम होती चली जाती है। ये कॉन्सेप्ट है हैविंग हैविंग का। ठीक है, बिहेवियरिज्म होल्ड्स दैट एनी टाइप ऑफ लर्निंग रिक्वायर्स, बिहेवियरिज्म ये कहता था कि लर्निंग चाहे किसी भी टाइप की हो, उसको सबसे पहले क्या चाहिए, सिस्टमैटिक टीचिंग चाहिए, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से उसको पढ़ाया जाता रहे, या सिक्वेंशियल मास्टरी चाहिए बिहेवियरल एलिमेंट्स में, या सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर लर्नर्स, या इंटरेस्टिंग लर्निंग सिचुएशंस चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा यस बी, अ सिक्वेंशियल मास्टरी ऑफ बिहेवियरल एलिमेंट्स चाहिए। क्लियर। आ जाइए 32 पे। यस, 32। Yes, give me a minute for setting up just a one. Yes. So इसमें okay. So here we have the question number 32, जहाँ हम इंडिकेट करते हैं कि करेक्ट सीक्वेंस बनाना है ह्यूमन डेवलप का, जो पियाचे ने दिया था। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन।
जो हर बार मतलब ये हर बीएड और हर सीटेट और हर एमएड के स्टूडेंट को बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि सबसे पहले क्या आता है, सेंसरी मोटर, देन प्री, एंड देन कॉन्क्रीट, एंड देन द लास्ट इज द फॉर्मल प्रिपरेशन। ठीक है ना। जो बच्चे हैं ये अजय का मुझे एज लिख के बताएंगे कि सेंसरी मोटर की एज जो है वो 0 to कहाँ तक होती है, कहाँ तक होती है, इसकी एज, इसकी एज, इसकी एज मुझे बताएंगे आप कि कहाँ तक ये इनका एज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग मुझे देंगे। ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। यस, 33। व्हाट आर स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियसली जब रिकवर हो जाती है चीजें, उसका क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या मतलब है। क्लासिकल कंडीशनिंग में स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन और स्टिमुलस एक्सटेंशन, ये सारी चीजें इसकी विशेषताएं थी। तो यहाँ पे जब चीजें, जब बच्चा भूलने लगता है, मतलब वो स्पॉन्टेनियसली जब वो भूलने लगता है, लेकिन फिर से जब हम उसे वो चीज देते हैं तो वो क्या होता है, रिकवर हो जाता है, उसको फिर याद आने लगता है कि हाँ मैंने ऐसा सीखा था। तो इंस्टेंट रिस्पॉन्स व्हेन डिजायर्ड, जब आप चाहोगे तो इंस्टेंट रिस्पॉन्स आता है, ऐसा तो नहीं होता। डिराइव्ड रिस्पॉन्स इन सर्टेन टाइम, यानी कि जो है निश्चित समय से आपका जो प्रतिक्रिया मिल जाती है आपको, ऐसा नहीं होता। विलुप्त होने के बाद सही प्रतिक्रिया आती है। हाँ, कि जब आप जैसे साइकिलिंग आपने सीखी थी, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम तक जब आपने यूज नहीं की तो, लेकिन जब आपको फिर से साइकिल दी गई तो आप सबको याद आ गया, आपको फिर से याद आ गया कि आप सब साइकिलिंग कैसे करते। ये हो गई स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तभी बोल रहे एक्सटिंक्शन के बाद फिर करेक्ट रिस्पॉन्स देना स्पॉन्टेनियस रिकवरी के नाम। ठीक है, 34 पे आ जाओ। मेन डिफरेंस बिटवीन, जस्ट वेट, जस्ट वेट, this this yes, so इसमें बेसिकली पता है सीसी यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में बेसिक डिफरेंस, मेन डिफरेंस आपको बताना है कि सीसी में इलिसिट होता है बिहेवियर, जबकि इसमें जो है एमिट होता है बिहेवियर। यस, फर्स्ट ही हमें करेक्ट मिल गया है, फर्स्ट में करेक्ट मिल गया है कि इसमें हम बिहेवियर को एलिसिट होना बोलते हैं। जैसे अगर हिंदी में पढ़ूं तो सीसी उत्सर्ज जो है उत्सर्जित व्यवहार पर ऑपरेट करती है और दौरान व्यवहार पर जोर देती है। ठीक है, ये बाकी के ऑप्शंस तो रहने दीजिए आप, फर्स्ट में आपको करेक्ट मिल गया। 35 पे आ जाओ, लर्निंग इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन। जब हम कनेक्शन की बात करते हैं बिटवीन स्टिमुलस के, तो हम कौन सी जो है किसके बारे में बात करते हैं, तो वो थ्योरी कौन सी है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी है। ये ZPD यानी कि ये आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ये रहा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि जो बच्चे को पता है और जो वो सीखने के लिए के बीच में जो उसका गैपिंग होता है, इसमें उसको हेल्प की जरूरत पड़ती है, जो उसका प्रीवियस नॉलेज है और जो न्यू नॉलेज सीख रहा है, उसके बीच में जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, दैट वाज गिवन बाय वेगोस्की। आ जाओ नेक्स्ट 37। 37 में कहता है अ पर्सन विद एवरेज आईक्यू, जिनका एवरेज आईक्यू होता है, स्कूलास्टिक अचीवमेंट विद रिमार्केबल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन अदर स्पेयर्स ऑफ एक्टिविटी। ये आईक्यू के साथ साथ जो है, देखिए आईक्यू अगर एवरेज है या लोअर है, उसके साथ रिमार्केबल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है ऑल अदर एक्टिविटीज के साथ, तो वो बच्चा गिफ्टेड है। वो बच्चा गिफ्टेड, इसमें भी काफी बच्चे गलत करते हैं, क्रिएटिव लिखते हैं, लेकिन ये गिफ्टेड बच्चा है। इसमें आईक्यू भी अच्छा है उसका, एवरेज एंड लोअर हो जाए, लेकिन क्रिएटिव एक्टिविटीज में भी है। द रिसेंट व्यू इज दैट इंडिविजुअल MI डिटरमाइंस द लर्निंग। हेयर MI का क्या मतलब है कि इंडिविजुअल की MI क्या डिटरमाइन करती है, उसकी लर्निंग को। तो MI का मतलब होता है मेंटल, सॉरी मल्टीपल इंटेलिजेंस, अदर चीजों में उसकी कैसी इंटेलिजेंस है, तो उसका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस। 39 पे आते हैं, करेक्ट स्टेप्स बताने हैं कंडक्टिंग द रिसर्च। व्हाइल वी आर डूइंग द रिसर्च, सबसे पहला जो स्टेप रहता है, ये भी बहुत रिपीट क्वेश्चन है, रिसर्च में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम प्रॉब्लम का डिसीजन। तो सबसे पहला जो आएगा वो आएगा प्रॉब्लम देखना, उसके बाद आएगा रिव्यू ऑफ द रिलेटेड आता है, एंड देन उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन द फाइंडिंग द रिजल्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये भी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या आता है, द इफेक्ट ऑफ अ मॉडल ऑफ टीचिंग ऑन लर्निंग स्टाइल। अगर हम इफेक्ट का पता लगा रहे हैं, जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग है,
उसका लर्निंग स्टाइल पे क्या इफेक्ट पड़ता है मॉडल ऑफ टीचिंग का इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो हम इन द तो हमें ये बताइए कि लर्निंग जो स्टाइल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरी गुड क्वेश्चन। व्हेन वी आर फाइंडिंग द इफेक्ट्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग, यानी कि हम जो चेंजेस करेंगे वो मॉडल ऑफ टीचिंग में करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को लगा के देखेंगे इसके ऊपर, ये लर्निंग स्टाइल के। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट जिसके ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं, और ये हो गया लर्निंग स्टाइल, तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? आ जाओ 41 पे। 41, इन अ स्कूल अ चाइल्ड वाज फाउंड टू हैव बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। हमने देखा स्कूल में बच्चे को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही है ऑफ नॉट स्टडिंग एंड शोइंग अनयूजुअल बिहेवियर। was found to have behavioral problems of not studying, बच्चा पढ़ नहीं रहा है और अनयूजुअल बिहेवियर को शो कर रहा है। तो ये आपको क्या लगता है इसके ऊपर, व्हाट टाइप ऑफ स्टडी वुड बी सूटेबल टू अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड? इस बच्चे को समझने के लिए हमें किस तरह की स्टडी इस पर यूज करनी चाहिए? एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव या केस स्टडी है? इस तरह के बच्चे पे हमें केस स्टडी करनी चाहिए कि क्या इस तरह का बिहेवियर बच्चे ने पहले भी शो किया है, क्या कारण रहा है, कोई मेडिकल हिस्ट्री है जिसकी वजह से भी कर रहा है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो इसमें हमारी केस स्टडी काम आएगी। रिसर्च स्टडी which aims at finding out the extent of effectiveness of the educational program, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इवैल्यूएशन। जब हम इफेक्टिवनेस का पता लगाते हैं तो वो इवैल्यूएशन। फॉर कलेक्टिंग द डेटा, डेटास कलेक्ट करने के लिए जब हम स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को जो डेटास है वो कलेक्ट करना है कि साइंस में वन में यूज विच काइंड ऑफ टूल। जब हमें साइंस की अचीवमेंट का पता लगाना है बच्चे ने कितने अचीव किए हैं, तो हम किस तरह का टूल यूज करेंगे? तो ऑब्वियसली हम टेस्ट का यूज करेंगे, टेस्ट लगा के देखेंगे, बच्चे का साइंस का टेस्ट ले लेंगे, उससे उनके मार्क्स निकाल लेंगे। 44, अ रिसर्चर ऑब्टेन्ड अचीवमेंट स्कोर, उसको अचीवमेंट स्कोर मिलता है 100 का इन द 8th क्लास में, एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अचीवमेंट ऑफ द होल ग्रुप a researcher obtained achievement score of 100 students। अच्छा 100 बच्चे हैं, उस पर अचीवमेंट स्कोर देख रहे हैं और उससे उस जब वो होल ग्रुप का निकालना चाहते हैं, तो विच डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो यहाँ लगाएंगे ये मीन एंड ये एस टी, ये कितना डिस्पर्जन है, कितना क्लासरूम में एवरेज बच्चे हैं और कितना जो है नंबर्स के आसपास डिस्पर्शन हो रहा है। पाई स्क्वायर। यस, सो इन अ काई स्क्वायर टेबल में देर इज अ 7 कॉलम्स एंड 2 रोज। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं 7 - 1 एंड 2 - 1, ये हो गया 6 × 1 दैट इज 6, तो यहाँ गया 6। करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 5 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। Which of the following is an example of the directional hypothesis? Directional hypothesis का example: there is no significant difference in the academic performance of the boys and girls. The academic performance of boys and girls का difference performance है. There is no significant relationship. ये दोनों ही null hypothesis है। यहाँ आपको डायरेक्शनल बोलनी है कि आईक्यू इज पॉजिटिवली रिलेट करता है अकॉर्डिंग, ये डायरेक्शनल है। डायरेक्शन सी है कि आईक्यू जो है वो पॉजिटिवली रिलेट करता है अकेडमिक की परफॉर्मेंस की। बच्चे की अच्छा परफॉर्मेंस अच्छी है दैट मीन्स आईक्यू अच्छा है, परफॉर्मेंस लो है तो आईक्यू भी लो है। तो ये एक तरह का बिल्कुल ही डायरेक्शनल है, तो डी लगा लेना। 47, अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द कंबाइंड रिलेशनशिप। एक कंबाइंड रिलेशनशिप निकालना चाहता है किस चीज का? उसकी एकेडमिक अचीवमेंट का, बच्चे की उसके होम एनवायरनमेंट के साथ एंड स्कूल एनवायरनमेंट के साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी सारी चीजें कंबाइन हो रही है। एक आ रही है एकेडमिक अचीवमेंट, बच्चे का जो होम एनवायरनमेंट है और जो उसका स्कूल एनवायरनमेंट है उस पे उस एनवायरनमेंट का उसकी अचीवमेंट पे क्या असर पड़ता है। इसमें मल्टीपल कोरिलेशन चलेगा। कौन सा चलेगा? मल्टीपल कोरिलेशन। यहाँ पे काफी सारे जो है वेरिएबल्स गिवन है। 48 पे आओ।
ऑफ द फॉलोइंग रेयर पॉसिबिलिटी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में सबसे रेयर पॉसिबिलिटी होती है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। लैब में एक्सपेरिमेंट होता है तो यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत ही कम लोग इसको कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एपिस्टमोलॉजी एपिस्टमोलॉजी में जो कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च है, कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च का इन द फील्ड ऑफ एपिस्टमोलॉजी यानी कि नॉलेज में क्या है, क्या रिसर्च एक प्रिडिक्शन करती है, डिस्क्रिप्शन करती है या एक्सप्लेनेशन करती है? यस, ऑल ऑफ द अबव करती है। रिसर्च की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप पढ़ लेना, मेरी उसमें प्लेलिस्ट में भी होगी रिसर्च, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रिडिक्शन, डिस्क्रिप्शन, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज का लास्ट क्वेश्चन है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, क्या बात है? एफ टेस्ट इज यूज्ड असर्टेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस। किस चीज का डिफरेंस हम यहाँ पे एफ टेस्ट में निकालते हैं? एफ टेस्ट में आता है बिटवीन वेरिएबल का या बिटवीन मीन स्कोर्स ऑफ टू ग्रुप्स, मतलब दो ग्रुप हैं उसके मीन स्कोर्स के बीच में, या अमंग द मीन स्कोर ऑफ मोर देन टू ग्रुप्स। यहाँ पे टू ग्रुप्स जो है इससे ज्यादा, अगर टू ग्रुप्स होते हैं तो टी टेस्ट होता है, अगर ज्यादा होते हैं तो एफ टेस्ट। तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर है, अमंग मीन एंड मीडियन का नहीं होता, यहाँ पे सी आएगा। जो है दो से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं, काफी सारे मीन्स होते हैं, तो क्या यूज करते हैं? एफ टेस्ट। तो गाइज अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए विद द सॉल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन तो आप JRF माइलस्टोन एजुकेशन मेरी ऐप का नाम है, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पे आपको वीडियोस के साथ साथ प्लस में पीडीएफ्स भी अवेलेबल हो जाएंगे गुजरात सेट के, ठीक है, गुजरात सेट के। तो आप इसको आज ही डाउनलोड कर लीजिए फटाफट से प्ले स्टोर से, और यहाँ पे ये जो है कोर्स है इसको आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर मेरी वीडियोस को शेयर करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।